हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम वाला प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसमें सम्मिलित कनिष्क सहायक, कनिष्क लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड तथा स्टेनोग्राफर मीन्स आशु लिपिक, इन सभी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी होगा। जिसका आज का टॉपिक है दोस्तों फर्स्ट हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जगदीश शब्द की संधि होगी जगत प्लस ईश होगी, जगत प्लस ईश होगी कि जगत प्लस ईश होगा कि जगत प्लस ईश होगा। दोस्तों जगत प्लस ईश होता है मीन्स इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसमें हलंत होना चाहिए और बड़ी ई और शाह होना चाहिए। मीन्स कि कहा जाए दोस्तों तो जगत प्लस ईश होगा। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि, यहां पे आप नोट भी करते रहिए। इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया? ठीक। जगत प्लस ईश में व्यंजन ता एक है, इसके नीचे लिखा दोस्तों ता। देखिए ये वाला जो ता में हलंत है मीन्स इसके पश्चात आने वाले जो स्वर ई है, ई बड़ी ई, ये लिखी हुई है बड़ी ई और ये लिखा हुआ है ता। ठीक है, बड़ी ई के बीच संधि होने पर इसमें क्या हो जाता है, ता में हलंत के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा जो है वर्ण कौन सा हो जाता है, इसी वर्ग का होना चाहिए दोस्तों। तो ता था दा होता है ना, तो फिर ये दा में हलंत होता है। तो वही है दोस्तों जगदीश, तो मीन्स जगत प्लस ईश होता है इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं परनिंदक कहते हैं, सर्वनिंदक कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं कि आलोचक कहते हैं। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। मीन्स कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता रहता उसे छिद्रान्वेषी, जबकि जो किसी के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। आलोचक की अगर व्याख्या मैं लिखूं दोस्तों तो जो किसी, यहाँ पे लिख लीजिए, जो किसी गुण दोष की आलोचना को और क्या कहते हैं दोस्तों? निंदा ना, आलोचना करता हो उसे क्या बोलते हैं? आलोचक बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? आलोचक बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। तो कौन सा इसका सही होगा दोस्तों? इसका वायु अग्नि सही होगा। अनिल अनल का क्या सही होगा? वायु अग्नि सही होगा। ठीक, वायु के और भी पर्यायवाची कौन कौन से हैं उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे अनिल, अनिल तो इसमें लिखा ही है। ठीक है, अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, ईटीसी, ये सब होते हैं। ये सब वायु के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ वायु। ठीक है, ये सब वायु के पर्यायवाची होते हैं। और बात करूं अग्नि के, तो अग्नि के भी लिखिए। अग्नि के पर्यायवाची लिखिए। अनल, अनल अग्नि का पर्यायवाची। पावक अग्नि का पर्यायवाची। दहन अग्नि का पर्यायवाची। और वैशानर ना,
एक होता है दोस्तों ऐसे। वैसानर, वैसानर भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। धूमकेतु, सॉरी धूमकेतु, धूमकेतु, धूमकेतु भी अग्नि। कृशाणु भी अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अरे बहुत सारा होता है दोस्तों, बस याद कितना रखना है ये जरूरी होता है। कृशाणु होता है, आग भी तो कहते हैं, आग भी तो अग्नि का ही होता है, ठीक है, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता मीन्स कि सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत मीन्स हंस की जगह अमृत शब्द नहीं प्रयुक्त हो सकता है। क्या मैंने दोस्तों बोला? अमृत शब्द नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि सूर्य, योगी और श्वेत हंस के अनाकार्थी शब्द हैं। ये कौन सा है दोस्तों? सूर्य, योगी और श्वेत अनाकार्थी हैं, जिसे हम बोलते हैं अनेकार्थी, ठीक। ये तीनों जो हैं, ये भी दोस्तों, ये और ये तीनों जो हैं अनेकार्थी हैं। किसके हैं? हंस के, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? अवलेख है, अर्णव है, पावक है कि उरग है? अग्नि का पर्यायवाची, अभी हमने अग्नि के लिख भी रहे थे, तो कौन सा है दोस्तों? पावक होगा ना। अभी हमने लिख रहे थे इसके प्रीवियस में, तो पावक है। फिर से एक बार मैं यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची आपको बता देता हूँ। अग्नि के पर्यायवाची ये यहाँ पे लिखिए। अग्नि के पर्यायवाची अनल, अनल, पावक, अनल, पावक, दहन। दहन के बाद लिखिए एक और, मैंने अभी अभी नाम ले रहा था, वैशावर, ठीक है, ये भी होता है। धूमकेतु, धूमकेतु, धूमकेतु के बताया कृशाणु, कृशाणु पिछली बार नहीं बताया क्या? कृशाणु, और एक और दोस्तों आग भी अग्नि का ही पर्यायवाची, etc। अर्णव का कहिए तो अर्णव का भी बता दूं। चलिए अर्णव का लिख लीजिए। अर्णव का पर्यायवाची लिखिए, मैं बोल रहा हूं। सागर, समुद्र, उदधि, वारिधि, पयोधि, जलधि, नदीस, समुंदर, ये सब क्या है? अर्णव का पर्यायवाची। उरग, उरग का पर्यायवाची सुनिए। सांप, तक्षक, नाग, विषधर, मणिधर, भुजंग, ये सब किसके हैं? ये है दोस्तों सांप के पर्यायवाची। सांप को ही उरग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द बताइए। वैमनस्य होता है, असहयोग होता है, विनियोग होता है कि अलगाव होता है? दोस्तों साहचर्य मतलब एक साथ, तो उसका जो है विलोम पूछा गया है ना, तो विलोम होगा इसका दोस्तों अलगाव, अलगाव होता है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है, ठीक है। असहयोग का यहाँ पे लिख देता हूं सहयोग। असहयोग का क्या होगा? सहयोग विलोम होगा। वैमनस्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? सैमनस्य होता है। वैमनस्य का क्या होता है? सौमनस्य, सौमनस्य होता है, ठीक है, सौमनस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण प्लस ईक है, प्रमाण प्लस ईक है कि प्रा प्लस माणिक है कि प्रमा प्लस आणिक है? बताइए। प्रमाणिक, प्रमाणिक क्या है दोस्तों? प्रमाण प्लस ईक होगा ना, ठीक है। शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है प्रमाण प्लस ई, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो ईक है दोस्तों, यही है प्रत्यय। ये क्या है? ये है प्रत्यय, और ये वाला क्या है? प्रमाण। ये है मूल शब्द, ठीक है।
ये क्या है दोस्तों, ये है मूल शब्द। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। तिलक देखिए बता दूं कि ये क्या है दोस्तों, तत्सम है। और तत्सम क्या होता है इसको समझिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे तिलक, अग्नि, सूर्य, माता, पिता। ठीक है। फिर तद्भव क्या है? तद्भव वो होता है दोस्तों जो संस्कृत से ही निकल के गांवों के भाषाओं में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लोटा, ये शब्द क्या है? ये शब्द है दोस्तों तद्भव। देशज, देशज क्या है दोस्तों? देशज से ही पता चलता है कि ये क्या है कि वहाँ के लोकेशन में बोली जाने वाली भाषा देशज होता है। संकर शब्द दो शब्दों से मिल के बना होता है, दो शब्दों से मिल के बना होता है। जैसे हम कहें कि दो देश के शब्द ऐसे ऐसे, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये क्या है दोस्तों? ये है संकर शब्द। रेल अलग है और गाड़ी अलग शब्द है। नेक्स्ट, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है? बताइए। राजा सेवक को कंबल देता है में दोस्तों संप्रदान कारक होगा, ध्यान रखिएगा। इस वाक्य में देने का भाव है। कौन सा भाव है दोस्तों? देने का भाव। लिख लीजिए, देने का भाव जागृत होता अर्थात संप्रदान, अर्थात संप्रदान जो है संप्रदान कारक होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8 दोस्तों 8 भेद होते हैं कारक के। देखिए, किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की डिफिनीशन बता दिया हूं। हिंदी में कारकों की कितनी संख्या अभी मैंने बोला? 8 संख्या होती हैं। उनको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, अपादान, ठीक है। अपादान के बाद संबंध लिख लीजिए, संबंध, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण के बाद लिखिए दोस्तों संबोधन एंड संबोधन, संबोधन कारक होते हैं। टोटल कितने बताया? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एंड संबोधन कारक होते हैं। टोटल 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उभयवाच्य है कि कर्तवाच्य है? बताइए। राम आम खाता है में कृतवाच्य है। कौन सा है दोस्तों? कृतवाच्य है। ये वाला है दोस्तों, ये कृतवाच्य। इसमें थोड़ा सा ये ऐसे होता है, ठीक है, कृतवाच्य है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अथवा क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना, धेनु, धुनिये, छात्र, छात्रगण, आटा, आटे। कौन सा सही नहीं है बताइए? तो दोस्तों आटा आटे नहीं होता है, ठीक है। ये वचन जोड़ा बिल्कुल भी नहीं सही है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन
में ही रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। सदैव किस में रहती हैं? एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। और ये श्रेष्ठ ये क्या है दोस्तों? सोना, शोना, धेनु, धुनिये और छात्र, छात्रगण ये हो सकते हैं, लेकिन द्रव्य जो है उसका बहुवचन नहीं होता। मीन्स कि आटा, आटे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र, कंबल। बचपन, वायु, समुद्र, कंबल। तो दोस्तों इसमें वायु नहीं है। कौन सा नहीं है? वायु नहीं है। ठीक है, वायु नहीं होगा, से सभी पुल्लिंग होंगे। ठीक, क्योंकि बचपन बिल्कुल, समुद्र बिल्कुल, कंबल बिल्कुल। ठीक, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रमाण नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं कि संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, ध्यान से बोलिएगा दोस्तों, अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। काल, काल को क्या कहेंगे? क्रिया का संबंध। ठीक है, क्रिया का संबंध। ठीक, यहां पे मैं लिख दूं क्या? चलिए, काल, क्रिया का संबंध। क्रिया का समय लिखें तो ज़्यादा अच्छा क्या? हाँ, क्रिया का समय, संबंध से अच्छा क्रिया का समय लिखिए तो सही है। क्या है? क्रिया का समय। ठीक, ये सही है ना, क्रिया का समय। विशेषण क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना। ठीक, और संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य बहुत ही मनोरम है था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कि इनमें से कोई नहीं? कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये दृश्य बहुत ही मनोरम था मीन्स दोस्तों किसी की गुण की व्याख्या कर रहा है, तो ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब समझिए थोड़ा सा, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं लाल, जैसे लाल, अच्छा, युवा, चौकोर, ये क्या है? गुणवाचक ही तो है। सुंदर, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, मौसमी, ईटीसी। ठीक, ये सब गुणवाचक में आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवित्री है, कवयित्री है, कवित्री है कि कवयित्री है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बी सही है, कवयित्री सही होता है। ठीक है, और सभी के सभी जो है क्या? अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए। अल्प विराम, अद्रव विराम, योजक चिन्ह कि निदेशक चिन्ह? कौन सा लगेगा? तो दोस्तों योजक चिन्ह लगेगा ना, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह ये वाला है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला, ये ऐसे जो खींचा रहता है ये है योजक चिन्ह। अल्प विराम क्या होता है दोस्तों? उसको थोड़ा डिस्कस, ये वाला होता है अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है दोस्तों? अर्ध विराम भी देख लेते हैं। ये इस तरीके का जो एक बिंदी ऊपर और फिर ऐसे, ये वाला क्या है? ये है दोस्तों अर्ध विराम।
अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम। निदेशक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है निदेशक चिन्ह, ठीक है, इसे कहते हैं निदेशक चिन्ह, ठीक। ये क्या है? निदेशक चिन्ह है, ठीक है, ये निदेशक चिन्ह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष, ऊष्म। समझिएगा थोड़ा सा, उत्क्षिप्त जो होता है दोस्तों, यही ऑप्शन इसका सही है। उत्क्षिप्त शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, ठीक। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियां हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि भी कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। हिंदी की पहली सवाक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1930, 1947, 1931, 1990। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1931 जो है रट लीजिए। आलम आरा 1931 में रिलीज हुई थी। अगर हम हिंदी दिवस की बात करें तो दोस्तों हिंदी दिवस तो बताइए कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर मैं बोलूं कि जो हिंदी पहली सावक मतलब बोलती फिल्म थे, इसके निर्माता आदर्श ईरानी थे, ठीक है। इसका प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। टोटल है इसका दोस्तों 14 मार्च 1931, ये सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है? गोपेश की है, धर्मवीर भारती के, जयप्रकाश भारती के, शैलेश मटियानी का है। कौन सा सही है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती का है। अंधा युग जो है ये कब रिलीज हुई है? लगभग दोस्तों ये 1955, ठीक है, 1955 ईस्वी। धर्मवीर भारती की ये रचना। गीत नाट्यम याद है? गीत नाट्य। इसके अन्य प्रमुख भी रचनाएं हैं, जैसे कौन कौन से? सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, देशांतर आदि ये भी हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती की। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया दोस्तों एक पैरा। इस पैरा को पढ़ना है और इससे जो जुड़े प्रश्न हैं उनके आपको आंसर देना है, ठीक। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवहोत्सव को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता, ठीक। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उर्मिला से दूर जाने के कारण। दोस्तों ये चौथा वाले को तो ऐसे काट दीजिए, ठीक है। अब बताइए आंसर।
अब आंसर सही होगा ना। बड़े भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे, ना कि अब वहां जाके फिर तो सेवा करना ही है, वो तो बनी बात है, लेकिन अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तो दोस्तों 22 का डी सही है, उर्मिला, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, यही सही है दोस्तों, डी। नेक्स्ट, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया। पूछा है नहीं, क्या बलिदान नहीं दिया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो कौन सा सही होगा बताइए? लक्ष्मण के साथ विवाह करना बलिदान नहीं, बल्कि उर्मिला को क्या था? प्राप्य था। अपनी बहन सीता का विवेक सहना, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने देना तथा सुखों का त्याग करना उर्मिला द्वारा किए गए प्रमुख जो है कारण थे। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताया बताइए? लक्ष्मण के साथ विवाह करना बलिदान नहीं, बल्कि उर्मिला का प्राप्य था। अपनी बहन सीता का वियोग सहना, ठीक है, अपनी बहन सीता का, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने देना तथा सांसारिक सुखों का त्याग किया। त्याग करना उर्मिला द्वारा दिए गए प्रमुख जो है इसके लक्षण थे। ठीक, तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, मीन्स ए ऑप्शन सही है, लक्ष्मण से विवाह किया। ये कोई बलिदान थोड़ी न था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, ठीक है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र कि प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अब ये होता क्या है, पहले इसे भी तो समझिए, तब तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि हाँ भाई इसका बी ऑप्शन क्यों सही है। मीन्स बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, क्या क्या मैंने बोल रहा, परिवार के सदस्यों, यहाँ पे लिख देता हूँ, परिवार के सदस्यों, ठीक, रिश्तेदारों और मित्रों और मित्रों, ठीक, और मित्रों, ये सब के लिए लिखा जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। उचित अर्थ पहचानिए। मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, कष्ट का अनुभव होना, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम
गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इस पंक्ति में किस अलंकार का? विभावना का, वक्रोति, अर्थांतरन्यास का कि उपमा अलंकार का? दोस्तों इसका मेरे अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, जहां दो, देखिए उपमा होता क्या है, जहां दो वस्तुएं में रूप रंग, ठीक है, रूप रंग गुण धर्म लिख देता हूं, जहां दो वस्तुओं में, जहां दो वस्तुओं में रूप रंग गुण या धर्म, ठीक है, के आधार पर समानता का बोध कराया जाए, ठीक है, समानता का बोध कराया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है कि संयोग श्रृंगार रस है? कौन सा इसका सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? क्योंकि इसमें हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही है। ठीक है, हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही है। शूर सागर का यह पद्यांश गोपियों के विरह दिशा का मार्मिक वर्णन दोस्तों उस समय किया गया था। ठीक है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र संधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, यही सही है। देखिए, अनेक शब्द स्वयं में एक बहुवचन है ना, बहुवचन है, अतः इससे बनाया गया अनेकों शब्द अशुद्ध होगा। मीन्स कि यहाँ पे ये वाला, अब देखिए इसमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये क्यों गलत है, तो अनेकों शब्द अशुद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें अनेकों शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल भी अशुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है का शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? बंदूक लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र होता है दोस्तों, शस्त्र नहीं होता है। ठीक है, अस्त्र है, बहुत ही उपयोगी क्या है? अस्त्र है। ठीक है, अर्थात बंदूक अस्त्र होता है ना कि शस्त्र होता है। तो सब समझ में आ गया दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, दिगु है, कर्मधारय है कि तत्पुरुष है? अष्टाध्यायी में सॉरी दोस्तों दिगु है। ठीक, अष्टाध्यायी में क्या है? दिगु समास है। ठीक, अब थोड़ी सी बात इसमें करेंगे अष्टाध्यायी वाले में। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यावाची विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, ठीक, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समाहार, इसी प्रकार जैसे हम चौपाया कह दें तो पंचवटी,
पसेरी, त्रिगुण, द्विगु समास के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अकिंचन है, किंचित है, अकुंचन है कि अलभ है? तो बताइए, इसका दोस्तों अकिंचन सही होगा, अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अकिंचन होगा, ना कि किंचित, अकुंचन और अलभ्य होगा। दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट आज से मैं जो स्टार्ट किया हूं दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, हर एक दिन दोस्तों ये 30, 20, 15 जैसे जैसे सेट बनेंगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।